फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे। उसी कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मैटर exhibit the largest number of oxidation states and why। कह रहा है 3D सीरीज में जो ट्रांजिशन मेटल हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। 3D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल्स में से कौन सा मेटल ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और वो जो दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, उसके पीछे कारण क्या है, वो ही क्यों है जो इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाता है। तो बेटा देखो पहले 3D सीरीज में है कौन कौन। 3D सीरीज में स्टार्टिंग होती है, आपको मालूम है, स्कैंडियम से। साइंस, टीचर, वेरी, क्लेवर, मांगे, फीस, कोई, नहीं, क्यों, जाने। अब जरा स्कैंडियम देखो, इसका नंबर है 21 और लास्ट जिंक का है 30 और Mn का होता है 25। याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा दिखाएगा जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा दिखाएगा। और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, वो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा दिखाता है। तो देखो जरा, अगर आप स्कैंडियम को लिखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम का 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। और आप इसे देख पा रहे हैं तो इसका मतलब स्कैंडियम का है 4s2, 3d1। तो इसका चलो 4s2, 3d2, बाकी सब तो सेम रहेगा। इसका 3d3, ऐसे इसका चलोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? इसका आएगा 4s2, 3d5, फिर 4s2, 3d6 और इसका आएगा 4s2, 3d10। आएगा या नहीं आएगा? तो जरा Mn को ध्यान से देखो, 4s2, 3d5 है तो D में कितना हो गया? 5। तो अगर आप Mn को ध्यान से देख रहे हो तो 4s2, 3d5 है, ये पूरा लिखो Mn को। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। तो 3d5 है, D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हो गए? 5। तो D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हैं। और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 5, 7 इलेक्ट्रॉन तक का काम बनना है आपका। कैसे? पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 4s के, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनेगा Mn+2। फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3D में से, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3D में से, 3d4 होगा। तो एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6 और लास्ट में Mn+7। अब 7 होने पे देखो, ये 2 भी गए और ये 5 भी गए। तो Mn+2 से लेकर Mn+7 तक कितनी सारी वैल्यूज पॉसिबल हो रही हैं। तो हमने देखा Mn का नंबर है 4s2, 3d5। तो पहले अगर हम ध्यान दें तो इसके 3D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना ज्यादा पॉसिबल होगा। तो पहले इनने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 4s 0, 3d5 +2 स्टेट हुई। फिर 3D में से 3d4 हुआ, फिर 3d3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। इस तरीके से Mn ने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई, Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6, Mn+7। लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई इनने। कितने? Mn ने। इसके पीछे वजह है इसके D सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि 5 है। 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D सब शेल में
हो नहीं सकते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन 3d5 का Mn के पास है, इसलिए Mn सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो क्वेश्चन था Mn सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये बात समझ में आ गई। और इसके पीछे कारण क्या बताया? कारण बताया डी सबशेल में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn के पास है, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। सामने से हट गया हूं, सारा नजर आ रहा होगा। ये है 3D सीरीज, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? Mn। कितनी दिखाता है? आंसर +2 +3 +4 +5 +6 +7। लॉट ऑफ रेंज है इसके पास, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा रहा है। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है। बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है द ई नॉट ब्रैकेट में m+2 ऑब्लिक m वैल्यू ऑफ कॉपर is positive, that is G प्लस का 0.34 volts. Give reason for this. दोबारा से क्वेश्चन पढ़े। The E naught value of copper is positive, that is plus 0.34 volt. गिव रीजन फॉर दिस। जब ये क्वेश्चन इतना छोटा सा लिखा आता है तो समझ में ही नहीं आता करना क्या है, कह क्या रहा है, करना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन का मतलब भी पहले समझ में नहीं आया होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम Cu+2 से Cu बनाएं, देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है M+2 से M, यानी कि अगर Cu+2 से Cu बनाया जाए तो E नॉट वैल्यू कॉपर के केस में प्लस की आती है। दोबारा समझो, M+2 M लिखा है ना, तो इसका मतलब अगर कोई आदमी Cu+2 से कॉपर बनाए तो E नॉट वैल्यू यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस का 0.34 वोल्ट आता है। कह रहा है बताओ ये वैल्यू प्लस की क्यों आती है? बाकी ज्यादातर मेटल के केस में ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है ना। बाकी मेटल के केस में ये वैल्यू ज्यादातर नेगेटिव होती है, लेकिन कॉपर के केस में Cu+2 को अगर Cu में बदलो तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसका क्या कारण है? बाकी मेटल की तरह नेगेटिव क्यों नहीं आती? अभी भी मेरे पूरे समझाने के बाद अभी भी कह रहे होगे सर ये ई नॉट होता क्या है, ये सब तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। तो समझो बेटा, जो ई नॉट वैल्यू होती है ना, वो 3 एनर्जी पे डिपेंड करती है। कितने पर? 3 एनर्जी पर। ई नॉट वैल्यू जो होती है वो 3 एनर्जी पे डिपेंड करती है। वो 3 एनर्जी कौन कौन सी है जिस पर ये डिपेंड करती है? आंसर सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी? सब्लिमेशन एनर्जी। दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों एनर्जी का सम होती है कौन सी वैल्यू? ई नॉट वैल्यू। बोलो किस किस का? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। इन 3 का सम होती है आपकी ई नॉट वैल्यू। अब देखो एक एक करके समझना तीनों बातों को डिटेल में। पहली बात आई सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन का मतलब है आपने लिया कॉपर सॉलिड, उसे डायरेक्ट कन्वर्ट किया कॉपर गैस में, तो यहां पे जो एनर्जी देंगे उसे बोलेंगे डेल्टा H सब्लिमेशन, है ना। फिर आपने कॉपर गैस वाला लिया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और बनाया कॉपर +2 गैस कंडीशन में। यहां पे जो एनर्जी आपकी लगी वो लगी आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर आपने कॉपर +2 लिया गैस वाला, उसमें पानी डाला। क्या डाला? पानी। पानी में घोला इसे, ये बन गया Cu+2 एक्वस। यहां पे जो एनर्जी है इसे बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। H.E को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बात क्लियर हुई? अब बात समझना, जो सब्लिमेशन एनर्जी है उसमें सॉलिड को गैस में बदलने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, यानी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन हमेशा पॉजिटिव होती है।
आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि खूब गर्म करना पड़ेगा तब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है जब Cu+2 आयन पानी में घुलेगा तो पानी के मॉलिक्यूल Cu+2 आयन से इंटरेक्शन करेंगे। पानी के मॉलिक्यूल Cu+2 आयन से क्या करेंगे? इंटरेक्शन। उस इंटरेक्शन में एनर्जी आपको देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी मिलेगी, रिलीज होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है निगेटिव। तो ऑलवेज सब्लिमेशन एनर्जी प्लस की होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस की होती है, हाइड्रेशन एनर्जी निगेटिव होती है। अगर कॉपर के केस में हम तीनों एनर्जी को जोड़ें तो इन तीनों का सम पॉजिटिव आता है। तीनों का सम करके देखें तो क्या आता है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वैल्यू इन तीनों का सम ही क्या कहलाती है? E0। तो इसलिए इसका E0 वैल्यू पॉजिटिव आई। तो कॉपर में E0 वैल्यू पॉजिटिव क्यों आई? क्योंकि डेल्टा है सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, ये दोनों प्लस की है, ये माइनस की है। इन तीनों को ऐड करने पर आंसर प्लस का आ रहा है और ये वैल्यू प्लस की आ रही है। तो कॉपर में ये आंसर प्लस का आया। अब कहोगे सर कॉपर की जगह और कोई मेटल होता तो? बेटा अगर कॉपर की जगह कोई और मेटल होता तो वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। इतनी नेगेटिव होती है कि इन तीनों को जोड़ने पर भी आंसर प्लस की जगह माइनस का आता है। तो आप मेरी बात समझे या नहीं? आंसर नहीं समझे। देखो जैसे कॉपर का केस एक समझाने के लिए बात कह रहा हूं, है ना। मान लो ये वैल्यू है थोड़ी देर के लिए x, है ना, और ये वैल्यू है मान लो थोड़ी देर के लिए 2x, ठीक, और ये वाली वैल्यू है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x, वो भी कौन सा? माइनस का। अब बताओ क्या आएगा? प्लस के 3x माइनस का x, तो प्लस का 2x आएगा या नहीं आएगा? लेकिन अगर ये मेटल कॉपर नहीं होता, क्या नहीं होता? कॉपर, तो यहां पर x, यहां पे 2x, वहां पे होता -5x। अब तीनों का सम करो, देखो x, 2x और -5x, तो माइनस का 2x आता कि नहीं? तो वैल्यू किसकी आ जाती? नेगेटिव। तो कॉपर के केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू नेगेटिव है वो लेस होती है। कॉपर के केस में हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, तो नेगेटिव वैल्यू कम है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ गया। बल्कि जो बाकी मेटल हैं उनमें ये क्या होता है? ये दोनों वैल्यू तो प्लस की हैं, लेकिन ये वैल्यू इतनी बड़ी माइनस की होती है कि इन तीनों का सम करने पर बाकी शेष मेटल में आंसर माइनस का आता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? कॉपर में ये एनर्जी प्लस, ये लेस नेगेटिव, तो तीनों का सम पॉजिटिव। जबकि बाकी मेटल में ये प्लस, लेकिन ये हाई नेगेटिव, इसलिए तीनों का सम नेगेटिव आ जाता है। इन तीनों के सम को ही क्या बोलते हैं? E0। तो बाकी जितने भी मेटल हैं उनमें E0 वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत बहुत नेगेटिव होती है। जबकि कॉपर के केस में हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव तो होती है लेकिन बहुत नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए तीनों का सम पॉजिटिव आता है और E0 वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई? क्या समझ में आई? E0 वैल्यू 3 एनर्जी का सम है, आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन और हाइड्रेशन। कॉपर के केस में हाइड्रेशन एनर्जी लेस नेगेटिव है, इसलिए सम पॉजिटिव आ रहा है। जबकि बाकी मेटल के केस में हाइड्रेशन एनर्जी हाईली नेगेटिव होती है, इसलिए तीनों का सम नेगेटिव ही आता है और E0 वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और कॉपर के केस में E0 वैल्यू प्लस की रहती है और होती कितनी है? प्लस का 0.34 वोल्ट। उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ गया है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना 1-2 बार तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत एफर्ट लगाए हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, फिर मुलाकात होगी बाकी बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।